हेलो प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जम के कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के मॉडल सेट 1 का संपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो चलिए आज का क्लास हम बिना टाइम वेस्ट के डायरेक्ट शुरू। वन क्या बोल रहा है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? तो आइए देखते हैं दोस्तों, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस काल में भारत ने कला, साहित्य, गणित, खगोल और विज्ञान के क्षेत्रों में अद्भुत प्रगति की। किस किस क्षेत्रों में की थी प्यारे दोस्तों? कला, साहित्य, गणित, खगोल और विज्ञान के क्षेत्रों में अद्भुत प्रगति की थी। किसने की थी? तो ये भारत ने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट सा आंसर हमने बता दिए दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं दोस्तों कि पितृसत्तात्मक से आप क्या समझते हैं। आइए देखते हैं कि पितृसत्तात्मक से आप क्या समझते हैं। जब समाज में पुरुष को परिवार और समाज का मुखिया माना जाता है, उसे पितृसत्तात्मक कहते हैं। क्या बोल रहा है कि जब समाज में पुरुषों को परिवार और समाज का मुखिया माना जाता है तो उसे पितृसत्तात्मक कहते हैं। इसमें निर्णय शक्ति पुरुषों के हाथ में होती है और स्त्रियों स्त्रियों की भूमिका सीमित होती है। तो ये है पितृसत्तात्मक का राइट सा आंसर, जो हमने आपको बता दिया। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आपके एग्ज़ाम 2025 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आप याद रख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन मॉडल पेपर का भी है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 पितृसत्तात्मक। ठीक है ना दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं कि गोत्र से आप क्या समझते हैं। गोत्र, देखिए गोत्र क्या बोल रहे हैं। गोत्र एक व्यक्ति या परिवार का वंश या कुल समूह होता है। क्या होता है? गोत्र एक व्यक्ति या परिवार का वंश या कुल समूह होता है। यह एक ही पूर्वज से उत्पन्न वंशज को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? यह एक ही पूर्वज से उत्पन्न वंशज को दर्शाता है। तो ये क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 3 भी याद रखिएगा। ठीक है ना दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन 34 क्या बोल रहा है दोस्तों कि दीपवंश और महावंश ग्रंथ किस देश से संबंधित हैं। तो दोस्तों दीपवंश और महावंश ग्रंथ किस देश से संबंधित हैं? तो ये दोनों ग्रंथ जो है ये श्रीलंका देश से संबंधित हैं। किससे? श्रीलंका देश से। इनमें बुद्ध धर्म का इतिहास और सिंहल राजाओं की वंशावली वर्णित है। क्या क्या वर्णित है इसमें? बुद्ध धर्म का इतिहास है और सिंहल राजाओं की वंशावली वर्णित है। तो ये भी क्वेश्चन आप याद रखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया था। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 35 की भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया था। आइए इसका आंसर देखते हैं। भक्ति आंदोलन को रामानंद जी ने दक्षिण भारत से उत्तर भारत में फैलाया। किसने फैलाया था? तो ये रामानंद जी ने फैलाया था भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में। उन्होंने ईश्वर की भक्ति को जाति और पंथ के रूप में बताया। कैसे? जाति और पंथ के रूप में बताया। किसने? रामानंद ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 35 का भी आंसर हमने बता दिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है कि गोपुरम क्या है। ऐसे हम बताएं तो दोस्तों गोपुरम एक तरह से मंदिर का प्रवेश द्वार को बोला जाता है। उसी को आप एक्सप्लेन करके थोड़ा लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखे हैं हमने। गोपुरम दक्षिण भारत में मंदिरों का ऊंचा और भव्य प्रवेश द्वार होता है। हमने क्या बोला अभी? मंदिर का एक प्रवेश द्वार को ही गोपुरम बोलते हैं। इसी को आप थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं तो वही आपका सटीक आंसर हो सकता है। वो आप अपने से भी बनाकर लिख सकते हैं दोस्तों। ज़रूरी नहीं है कि हम जो लिखे क्वेश्चन में यही आप लिखें। ठीक है ना। तो हमने जो लिखे आप उसको देख सकते हैं। देखिए क्या लिखे हमने कि गोपुरम जो है दक्षिण भारत में मंदिर का ऊंचा और भव्य प्रवेश द्वार होता है। इनमें सुंदर मूर्तियाँ, नक्काशियों और रंगीन सजावट से सजाया जाता था। तो इसी को क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहे हैं कि भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे। तो दोस्तों भारत आने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। और ये कब आए थे? 1498 में पुर्तगाली भारत आए थे।
कहाँ से आए थे? कालीकट से केरल पहुँचे थे। कहाँ से? कालीकट यानी कि केरल पहुँचे थे। नेता कौन थे? वास्को डी गामा थे। इस जगह डी हो जाएगा प्यारे दोस्तों, वास्को डी गामा। नेता, इनके नेता वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट यानी कि केरल पहुँचे थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है कि साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया? तो दोस्तों, साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया था? आइए देखते हैं। साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसीलिए इसका विरोध किया गया। भारत भर में नारा लगा, साइमन गो बैक। क्या लगा नारा भारत भर में कि साइमन गो बैक। इसका विरोध लाला लजपत राय के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? ये आप याद रखिएगा कि साइमन कमीशन का विरोध किसके नेतृत्व में हुआ था? ये लाला लजपत राय के नेतृत्व में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 38 का भी आंसर हो गया। देखते हैं क्वेश्चन, अब देखते हैं प्यारे दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में 39 क्या बोला है लघु उत्तरीय में कि मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के क्या कारण था? तो मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के क्या क्या कारण था वो देखते हैं। मगध साम्राज्य प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बना। क्या बना? कि मगध साम्राज्य जो है प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बना। इनके शक्ति के पीछे कई कारण थे। इनके शक्तिशाली होने के पीछे कई कारण थे। पहला कारण था उपजाऊ भूमि और प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता। क्या था पहला कारण? कि उपजाऊ भूमि था और प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता था। दूसरा था नदियों के किनारे स्थित होने से व्यापार का विकास। क्या हुआ? नदियों के किनारे स्थित होने के कारण व्यापार का विकास हुआ। तीसरा था मजबूत सेना और कुशल प्रशासन। क्या था? तीसरा था मजबूत सेना था और कुशल प्रशासन था। और चौथा था दोस्तों बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शक्तिशाली शासक था। क्या था? बिंबिसार और अजातशत्रु जैसा शक्तिशाली शासक था। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा 2026 के बोर्ड एग्जाम में। ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आप रट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 जो है कि मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के क्या कारण था, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो आएंगे, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है कि स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे? स्तूप को क्यों बनाए जाते थे और कैसे बनाए जाते हैं वो देखते हैं। स्तूप बौद्ध के अवशोषण की रक्षा और उनकी स्मृति में बनाए जाते थे। कैसे बनाए जाते थे? स्तूप जो है बुद्ध के अवशोषण की रक्षा और उसकी स्मृति में बनाए जाते थे। ये धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए पूजनीय थे। क्या थे ये धार्मिक स्थल? श्रद्धालुओं किसको कहते हैं? जो बाहर से आया हुआ आदमी एक जगह ठहरता है उसी को क्या कहते हैं? श्रद्धालुओं कहते हैं। तो श्रद्धालुओं के लिए पूजनीय थे। निर्माण विधि इसका क्या था वो देखते हैं। किस किस से बनते थे? मिट्टी, ईंट या पत्थर से बनाए जाते थे। ऊपर की ओर गुब्दनुमा आकार होता था। कैसा था? गुब्दनुमा यानी कि सुरंग की तरह होता था। गुब्दनुमा आकार का तरह होता था, ऐसे आकार का होता था। और चारों ओर घेराबंदी यानी कि प्रदक्षिणा पथ होता था। और चौथा था प्रसिद्ध उदाहरण सांची स्तूप है। क्या है इसका? प्रसिद्ध उदाहरण था सांची का स्तूप। ये भी क्वेश्चन में 40 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था दोस्तों। देखिए क्वेश्चन में 41 क्या बोल रहे हैं कि अल-बिरूनी कौन था? भारत यात्रा का उद्देश्य क्या था? आइए देखते हैं अल-बिरूनी कौन था और भारत यात्रा का उद्देश्य क्या था। अल-बिरूनी एक फारसी विद्वान और वैज्ञानिक थे जो महमूद गजनी के साथ भारत आया था। क्या थे? अल-बिरूनी एक फारसी विद्वान और वैज्ञानिक था जो महमूद गजनी के साथ भारत आया था। वह भारतीय समाज, धर्म और विज्ञान को समझना चाहता था। क्या समझना चाहता था? वह भारतीय समाज और धर्म और विज्ञान को समझना चाहता था। इसका उद्देश्य क्या था? भारत की संस्कृति और रीति रिवाजों का अध्ययन करना। क्या था इसका उद्देश्य? कि भारतीय संस्कृति और रीति रिवाजों का अध्ययन करना। और दूसरा था भारतीय विज्ञान, गणित और दर्शन की जानकारी प्राप्त करना। क्या था? भारतीय विज्ञान, गणित और दर्शन की जानकारी प्राप्त करना। और तीसरा था उसने तहकीक-ए-हिंद नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। क्या लिखे थे उसने? तहकीक-ए-हिंद नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। किसने लिखी थी? अल-बिरूनी का पुस्तक का नाम भी पूछा जाता है तो वो भी आप याद रख लीजिए। तहकीक-ए-हिंद
एक पुस्तक लिखा था अलबरूनी ने। क्या लिखा था? एक पुस्तक का नाम क्या था? तहकीक ए हिंद। और ये भी क्वेश्चन प्यारे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2026 के बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से, इसीलिए आप इसको भी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है कि खानका से आप क्या समझते हैं? क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 42 की खानका से आप क्या समझते हैं? खानका सूफी संतों का आवास और शिक्षा स्थल था। क्या था? खानका जो था ये सूफी संतों का आवास और शिक्षा स्थल था। यहाँ संत अपने अनुयायियों को आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेम का संदेश देते थे। क्या देते थे? अनुयायियों को आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेम का संदेश देते थे। मुख्य कार्य क्या था? सूफी विचारधारा का प्रकार। क्या था? सूफी विचारधारा का प्रचार, गरीबों की सहायता और भोजन की व्यवस्था। तीसरा था अनुशासन और ध्यान की शिक्षा। तो ये था प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर, खानका से आप क्या समझते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। देखते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि विजयनगर साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। आइए देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का शक्तिशाली राज्य था, लेकिन धीरे धीरे इसका पतन हुआ। क्या हुआ? विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली राज्य था, लेकिन इसका धीरे धीरे पतन हुआ। पतन के कारण देखते हैं। 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में हार हुआ। कब हुआ था तालीकोटा का युद्ध? 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में हार हुआ। तीसरा था राजधानी हम्पी का विध्वंस। क्या था? राजधानी हम्पी का विध्वंस हुआ। दक्कन में मुसलमान शासकों का संयुक्त आक्रमण। क्या था? दक्कन में मुस्लिम शासकों का संयुक्त आक्रमण। और चौथा था प्रशासनिक कमजोर और आर्थिक गिरावट। तो ये था प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर, जो कि क्वेश्चन था कि विजयनगर साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। उसका आंसर अभी हमने बता दिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है कि मुगल काल में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से थे। आइए देखते हैं मुगल काल में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से थे। मुगल काल में कृषि के विकास के लिए सिंचाई के अनेक साधन अपनाए गए हैं। मुख्य साधन थे, पहले नहर थे, कुएं और बावड़ियाँ कुएं एवं बावड़ियाँ थे, और तालाब और झीलें थे। नदियाँ से पानी की आपूर्ति होती थी। तो ये है प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहे हैं कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। क्या बोल रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। आइए देखते हैं। अस्थायी बंदोबस्त 1973 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में ज़रूर आएगा, और ये ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन ज़रूर बनेगा कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की विशेषता बताइए। ये आपका क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। कब किया था? 1973 में किया था। आइए देखते हैं मुख्य विशेषता। जमींदार भूमि के मालिक घोषित हुए। भूमि राजस्व अस्थायी रूप से तय किए गए। देखिए क्वेश्चन में 3 पॉइंट है, किसानों पर कर का भार बोझ पड़ा। चौथा है, सरकार की आय निश्चित लेकिन किसानों की स्थिति बिगड़ी। तो ये था प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर, जो कि बता दिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहे हैं कि भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं लिखिए। देखते हैं। भारतीय संविधान संघात्मक होने के बावजूद एकात्मक रूप रखता है। क्या होता है? भारतीय संविधान संज्ञात्मक होने के बावजूद एकात्मक रूप रखता है। मुख्य विशेषता है, मजबूत केंद्र सरकार है, पूरे देश के लिए एक ही संविधान है। और तीसरा पॉइंट है, सभी राज्यों में समान कानून व्यवस्था है। सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र पूरे भारत में है। तो ये था प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर। प्यारे दोस्तों मॉडल सेट 1 का जो है हमने लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न हमने कंप्लीट करा दिए हैं। प्यारे दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट क्लास इसी वीडियो का, इसी सेट का लघु लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन जो बच गया है उसका हमने वीडियो बना के इसके बाद डाल देंगे। प्यारे दोस्तों आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। प्यारे दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज वो सारे क्वेश्चन लाया जाए, जो कि
2009 से 2025 तक के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो वो सारा सीरीज भी चल रहा है। उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को यहाँ से जाकर आप ज़रूर देख सकते हैं। तो मिलते इसी तरह के दूसरे वीडियो में प्यारे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।